बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जो हमारा स्टिग्मेटिज्म है इसको एक एग की शेप की मदद से हम पढ़ने जा रहे हैं। एक एग का जो कर्वेचर होता है, सेम आपके कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो होने की वजह से आपको स्टिग्मेटिज्म होता है। वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, ये आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आपको मैं एक एग की जो शेप है ये इतनी ईजी और इतना सिंपल करके कॉर्निया के साथ समझाऊंगा कि आपको स्टिग्मेटिज्म वाला जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है, दोबारा कभी पढ़ने की या कभी आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपसे एक चीज़ रिक्वायर्ड है कि आपने फोकस जो है वो लेक्चर की तरफ रखना है। तो आज का जो टॉपिक है इसको हम ज़रा शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे और एडवांस की तरफ हम जाएंगे। हमारा जो लेक्चर है, हम जो शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है स्टिग्मेटिज्म। आपको पता है हमने क्लिनिकल जो रिफ्रैक्शन है इसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं उसको पढ़ रहे हैं और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको प्रैक्टिकली इनकी रिफ्रैक्शन करना भी सिखाऊंगा। सो ये जो टॉपिक आपका स्टिग्मेटिज्म है, स्टिग्मेटिज्म का सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि स्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या है। स्टिग्मेटिज्म जो वर्ड है ये आपका एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये दो वर्ड के कम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है ए और दूसरा वर्ड है स्टिग्मा। अब ए जो है इसका मतलब होता है विदाउट और नो, यानी कि किसी चीज के बगैर है कोई चीज। अब किस चीज के बगैर है उसको जरा हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपका बनता है स्टिग्मा जिसका मतलब है पॉइंट या फोकस, जिसका मतलब है पॉइंट या फोकस। पहले हमने ए का मतलब देखा जिसका मतलब था विदाउट या नो, लेकिन जिस तरह ही हमने स्टिग्मा देखा तो हमें पता चल गया कि किसी एक पॉइंट के बगैर है कोई चीज, विदाउट एनी पॉइंट या विदाउट फोकस, यानी कि कोई एक पॉइंट नहीं है या कोई एक फोकस नहीं है। अब जो स्टिग्मेटिज्म का नाम रखा गया इसका तो हमें बहुत इजी वे में समझ आ गई कि इसका नाम स्टिग्मेटिज्म क्यों रखा गया। लेकिन स्टिग्मेटिज्म में ऐसा क्या हो रहा है कि कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो नहीं बन रहा जिस वजह से हम इसको स्टिग्मेटिज्म कह रहे हैं। यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट पहले कॉन्सेप्ट जरा अपना क्लियर कर लें कि आप एक चीज याद रखनी है आपने पूरे लेक्चर में कि आपका जो कॉर्निया है इसकी पावर होती है +43 डायोप्टर और आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस है इसकी पावर होती है +17 डायोप्टर और आंख की जो टोटल पावर होती है वो आपकी होती है +60 डायोप्टर। इस चीज को आपने अपने अभी से ही माइंड में याद रखना है। हम बात कर रहे हैं कि जी एक पॉइंट नहीं होता, एक पॉइंट क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, इसको समझने के लिए आपने सबसे पहले ये समझना है कि आपका जो नॉर्मल कॉर्निया होता है इसकी शेप होती है बिल्कुल राउंड। आपका जो नॉर्मल कॉर्निया होता है, ये देखें, अगर मैं इसको देखूं, ये जो नॉर्मल कॉर्निया है इसकी शेप बिल्कुल राउंड है, बिल्कुल गुलाई में है। जैसे कि एक फुटबॉल होता है, किस तरह, एक फुटबॉल की तरह, या आप जो एक क्रिकेट बॉल आपकी होती है उसकी तरह आपका कॉर्निया बिल्कुल राउंड होता है। अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो वो बिल्कुल ऐसे राउंड शेप बनेगा। अगर इसको हम यहाँ पे देखें, ये देखें, अगर कॉर्निया मैं लूँ, ये देखें, अगर आपको यहाँ ये देखें कॉर्निया जो नजर आ रहा है इसकी जो शेप मैंने ग्रीन कलर में ड्रा की ये बिल्कुल राउंड है। अब नॉर्मल कॉर्निया तो मुझे समझ आ गया बिल्कुल राउंड होता है, लेकिन जो हमारा स्टिग्मेटिक कॉर्निया होता है इसकी जो शेप होती है ये तो बास्केटबॉल या एग या ओवल शेप एक होती है। तो जब ओवल शेप आपकी होती है कॉर्निया की, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं ड्रा करूं तो हमारा कॉर्निया फॉर एग्जांपल ऐसे बनेगा। तो जब कॉर्निया की शेप ऐसे बनेगी, राउंड नहीं रहेगी, तो इस वजह से आपका जो मेरिडियन, वर्टिकल मेरिडियन और जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होगा उसमें पावर का डिफरेंस आ जाएगा। जब पावर का डिफरेंस आएगा, फॉर एग्जांपल ये जो कॉर्निया राउंड शेप है इसकी पावर हमने कितनी देखी है, +43 डायोप्टर देखी है। और ये जो फोकस बनाएगा ये मैकुला पे जो लाइट रेज, आपका एक नॉर्मल पर्सन होता है उसमें जो लाइट रेज आके फोकस करती हैं वो मैकुला पे फोकस करती हैं, क्योंकि उसकी आंख के कॉर्निया की पावर कितनी है, +43 डायोप्टर। लेकिन अगर इस कॉर्निया की पावर, फॉर एग्जांपल अगर इस कॉर्निया को यहाँ साइड पे मैं ड्रा करूँ, इस कॉर्निया को मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ड्रा करता हूँ और थोड़ी सी इस शेप में ड्रा करता हूं, अब इसको मैं कहता हूं जी यहाँ पे ये वाली जगह है, यहाँ पे कॉर्निया की पावर है +47 डायोप्टर, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कॉर्निया की पावर बन गई +43 डायोप्टर। अब जो पावर ज्यादा होगी वो लाइट रे को पहले फोकस, फॉर एग्जांपल ये +47 है, अब जब +47 वाली जगह से लाइट गुजरेगी तो वो लाइट को पहले फोकस करवा देगी, लेकिन जो 43 वाली है वो तो लाइट को रेटिना पे जाके फोकस करवाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो फोकस बन गए। आपके जो दूसरे रिफ्रैक्टिव एरर थे उसमें फोकस दो नहीं बनते थे। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि स्टिग्मेटिज्म का दूसरे रिफ्रैक्टिव एरर से क्या डिफरेंस है, उनमें दो फोकस नहीं बनते थे, इसमें मल्टीपल फोकल पॉइंट बनते हैं, मल्टीपल फोकस बनते हैं। अब आपका जो स्टिग्मेटिज्म है वो कर्वेचर जो कॉर्निया है जब राउंड नहीं रहेगा, एक
रग्बी शेप में चला जाएगा, ओवल शेप में चला जाएगा, तो उसका जो कर्वेचर है उसमें डिफरेंस आएगा। हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि जब कर्वेचर ज्यादा होती है तो पावर ज्यादा होती है, जब कर्वेचर कम होता है तो पावर कम होती है। यहाँ पे हमें ये चीज तो पता चल गई कि आपके कॉर्निया की अगर पावर ऑल ओवर कॉर्निया +43 डायोप्टर है तो फोकस एक जगह बनेगा, लेकिन जैसे ही कॉर्निया की जो शेप है वो तब्दील होगी, वो ओवल शेप में जाएगी, तो उसकी वजह से कर्वेचर में डिफरेंस आएगा, और जब कर्वेचर में डिफरेंस आएगा तो पावर डिफरेंट हो जाएगी। इसकी पावर, इस जो मेरिडियन, इस जो कॉर्निया वर्टिकल कॉर्निया, इसकी पावर डिफरेंट, जो हॉरिजॉन्टल कॉर्निया आपका होगा वो डिफरेंट उसकी पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर +43 डायोप्टर पावर है तो आपका जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, वो मैकुला पे, लेकिन अब जो पावर है वो आपकी +47 डायोप्टर होगी है, तो वो एक जगह फोकस नहीं बनाएगी, वो मल्टीपल फोकस बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमें जिस तरह के पता है कि ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे ये दो लेंस दिखाऊं कि एक जो है इसकी पावर ज्यादा है और एक की पावर कम है, यहाँ पे मेरे हाथ में आपको दो लेंसेज नजर आ रहे हैं जिसका कर्वेचर कम, जो लेंस पतला होता है उसका कर्वेचर कम होता है, इतना कर्वेचर ज्यादा उतना लेंस मोटा और उतना थिक होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो कॉर्निया की पावर अगर +47 डायोप्टर होगी तो फोकस जो है वो ज्यादा जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ पे इसकी फॉर एग्जांपल पावर +43 है और इसकी पावर +47 है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं लेंस को रखता हूँ, फॉर एग्जांपल इस जगह मैंने लेंस को रखा, यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे लेंस को रख रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने मार्क किया और यहाँ पे मैं ये लेंस को रख रहा हूँ, तो जो फोकस है वो यहाँ पे बन रहा है, जो फोकस है यहाँ पे बन रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कम कर्वेचर वाला लेंस रखूंगा उसी पोजीशन पे, तो जो फोकस है कम पोजीशन वाला वो फोकस पीछे चला जाएगा। इट मींस अगर +43 डायोप्टर वाला लेंस मैं रख रहा हूं तो आपका कॉर्निया जो है वो फोकस कहाँ बना रहा है, आपके मैकुला पे जाके बना रहा है। लेकिन जैसे ही पावर का डिफरेंस आता है, कर्वेचर का जब डिफरेंस तो पावर डिफरेंस, जब पावर डिफरेंस हुई तो जो फोकस बन रहा है वो आपका, ये देखिए इस जगह बनना शुरू हो गया। इसको मैं मिटाता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएगा कि आपका जो फोकस है वो यहाँ बन रहा है। लेकिन इसको अगर मैं दूसरे कर्वेचर वाला लेंस उठा के रखूं तो जो आपका कम कर्वेचर वाला लेंस है वो फोकस पीछे बना रहा है, रेटिना पे फोकस बना रहा है, लेकिन जैसे ही कर्वेचर ज़्यादा तो लाइट रे का फोकस ज्यादा। अब हमें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज तो समझ आ गई कि हमने ये प्रैक्टिकली भी ये चीज देख ली कि पावर अगर ज्यादा होगी तो लाइट रे पहले या बाद में फोकस कर सकती है, क्योंकि लाइट रे का फोकस किस पे डिपेंड करता है, वो आपकी आंख की पावर पे डिपेंड करता है। पावर किस पे डिपेंड करती है, कर्वेचर पे डिपेंड करती है। जब कर्वेचर में डिफरेंस आएगा तो पावर में डिफरेंस आएगा। इस चीज का हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया। हमने बात शुरू की थी स्टिग्मेटिज्म से, कि स्टिग्मेटिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है विदाउट और नो। अब विदाउट और नो हमें शुरू में लगा यार क्या चीज विदाउट और नो, कौन सा पॉइंट नहीं बन रहा है इसमें, विदाउट किस पॉइंट के, तो एक पॉइंट के, किसी एक पॉइंट पे लाइट रे फोकस नहीं करती। दैट्स व्हाई दिस रिफ्रैक्टिव एरर इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। आज के बाद आपसे कोई एस्टिग्मेटिज्म का पूछे कि जी एस्टिग्मेटिज्म को एस्टिग्मेटिज्म क्यों कहते हैं, तो आप उसको ये बताने के काबिल होंगे कि जो एस्टिग्मेटिज्म होता है इसमें लाइट रे एक जगह फोकस नहीं करती, और ये किस वर्ड से मिलके बना है आपको ये वर्ड का मीनिंग भी पता चल गया। अब इसमें एक जगह फोकस नहीं हो रहा होता, आपकी बुक में लिखा होगा कि इसमें मल्टीपल फोकल लाइंस बनती हैं, इसमें मल्टीपल फोकस की जगह भी फोकल लाइन लिखी होगी। फोकल लाइन क्यों लिखी होगी, फोकल लाइन इसलिए, फॉर एग्जांपल मुझे पता है अगर यहाँ पे लाइट रे आएगी, आने के बाद वो फोकस यहाँ पे कर रही है, लेकिन वो आगे जाके रेटिना पे तो जाएगी। जब रेटिना पे वो जाएगी तो वो कौन सा सर्कल बनाएगी, वो सर्कल ऑफ डिफ्यूजन बनाएगी, वो डिफ्यूज सर्कल बनाएगी। मैं अभी सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सर्कल ऑफ डिफ्यूजन। सर्कल ऑफ डिफ्यूजन जो कि मायोपिया में बनता है, जिस वजह से आपको कम नजर आता है। सो ये मुझे पता चल गया जी नॉर्मल कॉर्निया और स्टिग्मेटिक कॉर्निया, इसमें डिफरेंस थोड़ा मुझे पता चल गया कि जी एक एग शेप अगर कॉर्निया होगा तो इस वजह से पावर में डिफरेंस आएगा। अब मुझे मतलब समझ आ गया, मुझे ये समझ आ गया कि एक सिंगल पॉइंट नहीं बन रहा, इस वजह से पेशेंट को दूर में भी ब्लर नजर आएगा, पेशेंट को दरमियान में भी ब्लर नजर आएगा, पेशेंट को नजदीक में भी ब्लर नजर आएगा। ये सारी चीजें इसमें हमें पता चल गई। अब लेक्चर में आगे जाने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जरा आपने इनका मतलब समझ लेना। जब इनका मतलब समझ लिया तो आपको एस्टिग्मेटिज्म जो 90% एस्टिग्मेटिज्म होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझ लिया इसका कि एस्टिग्मेटिज्म का क्या मतलब है। अब हम इन पॉइंट्स का मतलब समझते हैं। कर्वेचरल डिफरेंस क्या मतलब है, कर्वेचरल डिफरेंस किस चीज का, यहाँ पे किस चीज का नाम है।
मेरिडियन एंड एक्सिस किसको कहते हैं, फ्लैट, और स्टीप का क्या मतलब है। हम जरा यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। फ्लैट का मतलब आपका होता है कि आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज्यादा होता है। बात को कंफ्यूज नहीं करना, पॉइंट को कंफ्यूज नहीं करना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉर्निया ड्रा करता हूं, यहाँ मैंने कॉर्निया ड्रा किया। अब यहाँ पे वर्टिकल मेरिडियन और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, यहाँ पे देखें जिसकी लंबाई ज्यादा होगी ना, जिसकी लंबाई ज्यादा होगी जिस लाइन की, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर किस चीज को कहते हो आप। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, अगर मैं सर्कल ड्रा करता हूँ और सर्कल को मैं हाफ में डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो आपका एक पॉइंट है इसको आप कहते हो, यहाँ तक को रेडियस कहते हो। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर आपकी जो लाइन होगी वो बड़ी होगी तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। बहुत सिंपल करके समझा रहा हूँ, बहुत आपको एक लेम लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अगर लाइन छोटी होगी, अगर लाइन छोटी होगी तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कम होगा। अब छोटी और बड़ी लाइन कैसे हो रही है, ज़रा इसको हम आगे जाके देखते हैं। आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि आपका जिस मेरिडियन में पावर जो है वो कम होगी, जिस मेरिडियन में पावर कम होगी उसको आप फ्लैट मेरिडियन कहते हो, मेरिडियन कहते हो, और ये जिसमें पावर ज़्यादा होगी उसको आप स्टीप मेरिडियन कहते हो। फॉर एग्जांपल अगर कॉर्निया की यहाँ पे जो पावर है वो +47 डायोप्टर है, तो इस मेरिडियन को आप कहोगे ये मेरिडियन स्टीप मेरिडियन है। और अगर कॉर्निया की यहाँ पे पावर +43 डायोप्टर है तो इसको आप कहोगे ये फ्लैट मेरिडियन है। जहाँ पावर कम होती है वहाँ पे आप कॉर्निया को कहते हो ये फ्लैट कॉर्निया है, जहाँ कॉर्निया की पावर ज़्यादा होगी वहाँ आप कहोगे ये स्टीप कॉर्निया है। फ्लैट और स्टीप और कर्वेचर ये तीनों मिक्स कम्बिनेशन है, ये मैं आपको ज़रा समझाऊंगा, तो आपने सिर्फ फोकस अब लेक्चर की तरफ रखना है। मेरिडियन को समझ लें, मेरिडियन जो है इसको समझ लें। यहाँ पे मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, ये लाइन नोट डाउन कर लें। अक्सर ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, उनको मेरिडियन और एक्सिस का पता ही नहीं होता। उनसे जी पूछो मेरिडियन क्या होता है, वो जी 90 एंगल का मेरिडियन होता है, 180 एंगल का मेरिडियन होता है। जी होता है मेरिडियन, लेकिन मेरिडियन की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, वो बताओ मुझे मेरिडियन क्या है। तो अक्सर औकात प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स की, तो बहुत दूर की बात अभी मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनको भी मेरिडियन का नहीं पता होता। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, वो आपने नोट डाउन करनी है, आपको मेरिडियन कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपका जो मेरिडियन है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, आपकी ख्याली लाइन है जो कि आपकी आई को इंटरसेक्ट करती है सेंटर में से। आपकी जो आंख है इसको दरमियान में से काटती है, इंटरसेक्ट करती है एक स्पेसिफिक एंगल पे। आपने ये चीज याद रखनी है, मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने में, आपको मेरिडियन भी समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक और इजी आपको एग्जांपल करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको अपनी वॉच की एग्जांपल दूँ, वॉच की एग्जांपल दूँ, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखें, अगर ये वॉच आपको नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल ये जो क्लॉक है ये एक आई है, जिस तरह कि ये गोल है ये एक आई है। सो हमने क्या पढ़ा कि जो मेरिडियन होता है वो क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन जो कि आंख को सेंटर में से इंटरसेक्ट करेगी। हम फॉर एग्जांपल मान रहे हैं यहाँ से सेंटर मान रहे हैं, अगर यहाँ से सेंटर में लेके चलूँ ये कितना बनेगा, ये आपका 12 ओ क्लॉक से लेके 6 ओ क्लॉक तक एक सेंटर बन गया। दूसरा सेंटर कहाँ से बना, आपका 9 ओ क्लॉक से लेके 3 ओ क्लॉक तक एक सेंटर बन गया। यानी कि दो सेंटर इस हाफ में डिवाइड किया मैंने या इस हाफ में डिवाइड किया। अगर ये देखो इस हाफ में डिवाइड करूं फिर भी आंख के दो हाफ बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ये ड्रा करता हूँ, ये देखो अगर मैंने हाफ में डिवाइड किया तो ये एक हाफ हो गया, ये दूसरा हाफ हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इसको दूसरे हाफ में डिवाइड करूं एक हाफ ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। यानी कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि एक स्पेसिफिक एंगल पे जब कट करेगी आंख को तो आपका जो मेरिडियन है वो फिर फॉर्म होगा। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये आपने याद रखनी है। अब हमें ये क्लॉक की मदद से ये समझ आ गया, हमें ये घड़ी की मदद से, वॉच की मदद से ये समझ आ गया कि अगर आपका 12 to 6 होगा तो ये एक आपका मेरिडियन कहलाएगा, क्योंकि ये आंख को डिवाइड कर रहा है, कितनों में डिवाइड कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। आंख का एक ऐसा पॉइंट जहां वो सेंटर बनेगा और वो डिवाइड हो जाए तो उसको आप कहते हो मेरिडियन। अब मेरिडियन का एंगल कौन सा बन रहा है ये हमें
सीखना ज़रूरी है। जैसा कि हमने अभी देखा कि 12 और 6 से जो बनेगा वो कौन सा एंगल बनता है, वो आपका एंगल बनता है 90 डिग्री का। लेकिन जैसे ही हम 9 to 3 का लेंगे या 3 to 9 हम लें तो ये आपका एंगल बनता है 180 डिग्री। 12 to 6 का जो एंगल है वो 90 क्यों बन रहा है, वो लाइन है आपकी वर्टिकल। ये वाला एंगल 180 क्यों बन रहा है, क्योंकि ये आपकी लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जिससे ही हॉरिजॉन्टल लाइन, वो तो हमें एक बेसिक मैथ तो हमें आता ही है ना कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप 180 एंगल कहते हो और वर्टिकल लाइन को आप कहते हो 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मेरिडियन का तो पता चल गया जी, मेरिडियन क्या होता है। अब एक्सिस जो है, एक्सिस आपके क्यों जरूरी है या एक्सिस किसको कहते हैं। एक्सिस आपने समझना कि एक्सिस है आपकी डायरेक्शन। अब मैंने मेरिडियन निकाली, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी रिफ्रैक्शन की या किसी पेशेंट की रिफ्रैक्शन की, मुझे ये पता चल गया कि जी मेरे इस मेरिडियन में पावर कम है तो इतना मैंने सिलेंडर उठा के लगाना है। अब सिलेंडर उठा के किस डायरेक्शन में लगाना है, क्या मैंने वो हॉरिजॉन्टल रखना है, क्या मैंने वो वर्टिकल रखना है, क्या मैंने ओब्लीक रखना है, किस एक्सिस पे रखना है, यानी कि किस पोजीशन पे रखना है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। आपका जो नॉर्मल कॉर्निया होता है वो राउंड शेप होता है और उसमें कर्वेचर का डिफरेंस नहीं होता, यानी कि उसमें जो वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होता है उसके दोनों की पावर सेम होती है। उनमें कोई ना फ्लैट होता है ना स्टीप होता है। फ्लैट और स्टीप का क्या मतलब था, स्टीप का मतलब पावर ज्यादा, फ्लैट का मतलब पावर कम। लेकिन आपका जो एस्टिग्मेटिक कॉर्निया उसकी एग शेप की तरह एक शेप हो जाती है, तो इस वजह से जो वर्टिकल मेरिडियन है, वर्टिकल मेरिडियन ये देखें, अगर इसको मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी पावर ज्यादा है क्योंकि इसका कर्वेचर ज्यादा है। कर्वेचर का क्या मतलब होता है, किसी भी लेंस का ज्यादा कर्व होना। ये लेंस ज्यादा कर्व है या फिर ये लेंस ज्यादा कर्व है, आप कहेंगे जी ये लेंस ज्यादा कर्व है। जो लेंस जितना कर्व होता जाएगा, जितना बेंड होता जाएगा, जितना कर्व होगा उतना लाइट रे को ज्यादा बेंड करेगा और हम कहेंगे इसका कर्वेचर इतना ज्यादा है, इसका कर्वेचर इतना ज्यादा है। अब जिस लेंस का कर्वेचर कम होगा वो लाइट रे को कम बेंड करेगा। अब आपके कॉर्निया में क्या होता है, आपका कॉर्निया फॉर एग्जांपल उसका वर्टिकल मेरिडियन ज्यादा स्टीप हो गया, उसका कर्वेचर ज्यादा हो गया। तो जब कर्वेचर ज्यादा हुआ आपके कॉर्निया का, तो उस वजह से जो लाइट रे है वो पहले फोकस कर गई। अब यहाँ पे जो आपका ये वाला मेरिडियन 180 वाला मेरिडियन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन आपका है, उसका जो कर्वेचर है वो कर्वेचर कम है, या उसको आप कहोगे फ्लैट कर्वेचर। जब फ्लैट कर्वेचर होगा तो पावर कम होगी, और जब पावर का डिफरेंस आ गया तो इट मींस मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बनेंगे। अब यहाँ पे तो मुझे ये समझ आ गई कि जी ये हो रहा है कर्वेचर की वजह से। लेकिन जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में मल्टीपल चीज़ें लिखी होती हैं। मल्टीपल चीज़ें कौन कौन सी, कि जी विद द रूल स्टिग्मेटिज्म है, अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म है, ओब्लीक स्टिग्मेटिज्म है, रेगुलर स्टिग्मेटिज्म है। इस तरह के आपके बुक्स में टाइप्स लिखी होती हैं। सो हमें ये तो मेरिडियन का और स्टिग्मेटिज्म का समझ आ गया, स्टिग्मेटिज्म कॉर्निया की शेप समझ आ गई। अब हम जरा आगे टाइप्स की तरफ और रेगुलर और इरेगुलर मैं आपको सिखाता हूं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका जो क्लासिफिकेशन है स्टिग्मेटिज्म की। इसको आपकी बुक में लिखा होगा कि रेगुलर स्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेगुलर या इरेगुलर जो आप पढ़ते हो ये किस बेस पे पढ़ते हो, या आप मेरिडियन की बेस पे पढ़ते हो। अब जो मेरिडियन की बेस पे, फॉर एग्जांपल मेरिडियन हमने समझा कि कौन कौन से मेरिडियन, वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ये हमने पढ़ लिया, सीख लिया। अब जो रेगुलर स्टिग्मेटिज्म होता है इसमें जो आपका एंगल बनता है, आपका एंगल कौन सा, जो दोनों मेरिडियन में, एक आपका वर्टिकल मेरिडियन या हॉरिजॉन्टल मेरिडियन या जो भी मेरिडियन हो उसमें जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो परपेंडिकुलर एंगल। परपेंडिकुलर एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक मेरिडियन आपका है 90 डिग्री यहाँ पे और एक है 180 डिग्री, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है या कितने का एंगल बन रहा है, वो आपका 90 डिग्री का बन रहा है। रेगुलर स्टिग्मेटिज्म वो टाइप है जिसमें आपका जो एंगल बनता है वो आपका दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो 90 डिग्री होगा, या आप कहोगे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये आप कह सकते हो। यहाँ फॉर एग्जांपल ये जी मैं कहता हूँ इस मेरिडियन में एंगल नहीं बन रहा, एक एंगल बन रहा है फॉर एग्जांपल 135 पे और दूसरा बन रहा है आपका 145 पे। कहाँ बन रहा है, 145 पे। इन दोनों में देखो तो इन दोनों में भी 90 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 90 का डिफरेंस है। लेकिन बहुत सारी बुक्स ये कहती हैं जी ओब्लीक जो है उसको आप रेगुलर स्टिग्मेटिज्म में नहीं लेते। लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है कि चूंकि अगर एंगल का डिफरेंस 90 डिग्री है तो ये भी आपका रेगुलर स्टिग्मेटिज्म में आएगा। सो रेगुलर स्टिग्मेटिज्म आगे और में डिवाइड होता है जिसको आप कहते हो अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म
अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे बताने जा रहा हूं, सो फोकस लेक्चर की तरफ। अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म एक आपका होता है, फिर आपका एक होता है विद द रूल स्टिग्मेटिज्म, विद द रूल, और आपका होता है ओब्लिक स्टिग्मेटिज्म। ये आपकी किसकी टाइप है? ये आपके रेगुलर स्टिग्मेटिज्म की टाइप है। रेगुलर में आपका जो कॉर्निया है, फॉर एग्जांपल अगर इस मेरिडियन की पावर +1 है ना, तो ये पूरे वर्टिकल मेरिडियन की पावर +1 होगी, और इस वाले की +3 है, तो इसमें भी पूरे मेरिडियन में जो पूरी लाइन आपकी जा रही है कॉर्निया का, पूरा जो मेरिडियन 180 वाला है उसकी पावर +3 ही होगी। लेकिन इर्रेगुलर स्टिग्मेटिज्म क्या होता है? इर्रेगुलर स्टिग्मेटिज्म आपने ये समझना है कि इर्रेगुलर में आपका जो मेरिडियन है उसमें ही पावर एक जैसी नहीं रहती। यहाँ पे तो हम दो की बात कर रहे हैं ना, कि दो मेरिडियन की बात हम कर रहे हैं कि जी दोनों में जो पावर है वो चेंज हो जाती है। लेकिन जो आपका एक मेरिडियन मैं लूं, अगर 180 वाला लूं, तो 180 में ही इटसेल्फ पावर एक जैसी नहीं रहती। इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉर्निया की पावर है +43 डायोप्टर, यहाँ पे कॉर्निया की पावर है +47 डायोप्टर, यहाँ पे कॉर्निया की पावर है जी +50 डायोप्टर, यहाँ पे कॉर्निया की पावर है +42 डायोप्टर। यानी कि जो एक मेरिडियन है उसी में पावर जो है वो सेम नहीं है। उसी में पावर जब सेम नहीं होगी तो इसको आप कहोगे इर्रेगुलर टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म। और ये मोस्टली आपका जो स्टिग्मेटिज्म होता है ये किसी ट्रॉमा की वजह से होता है, किसी स्कार की वजह से होता है। आपका जो कॉर्निया है उस पर जब आपने डिजीज पड़ी हो केराटोकोनस, उसमें ये हो जाता है। आपका जो स्कारिंग जब हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई आंख में इंजरी होती है, तो जो कॉर्निया का स्टिग्मेटिज्म बनता है उसको आप इर्रेगुलर स्टिग्मेटिज्म कहते हो। और इस टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म में आप कभी भी पेशेंट को 6/6 नहीं कर सकते, बहुत रेयर केस है, क्योंकि इसमें जो विजन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है। अब यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे तरीके से इर्रेगुलर का पता चल गया, मुझे रेगुलर का पता चल गया। अब हम आगे जा रहे हैं जी, अगेंस्ट द रूल, विद द रूल और ओब्लिक जो है ये किन चीज़ों का नाम है, इसको ज़रा हम सीखने जा रहे हैं। हमारा जो रेगुलर स्टिग्मेटिज्म हमने पढ़ा वो ऑन द बेस ऑफ मेरिडियन पढ़ा था, लेकिन अब जो हम रेगुलर की आगे जो टाइप्स अभी विद द रूल, अगेंस्ट द रूल और ओब्लिक पढ़ने जा रहे हैं, ये ऑन द बेस ऑफ एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? डायरेक्शन। ऑन द बेस ऑफ एक्सिस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले एक और चीज आप समझते जाएं, एक और एग्जांपल मैं इर्रेगुलर स्टिग्मेटिज्म की यहाँ पे देना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा कि इर्रेगुलर स्टिग्मेटिज्म में जो आपका कॉर्निया है उसके एक मेरिडियन में भी पावर एक जैसी नहीं होती, क्योंकि किसी न किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी न किसी इंजरी की वजह से कॉर्निया जो आपका होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। वो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है कि वो उसकी जो सरफेस है वो टोटली अनइवन हो जाती है। यहाँ पे उसकी एग्जांपल समझ नहीं हो तो आप पोटैटो जो आपका होता है उसकी एग्जांपल समझ सकते हैं। जो पोटैटो जो आपका होता है वो बिल्कुल भी आपका एक इवन सरफेस उसकी नहीं होती, उसकी स्मूथ सरफेस नहीं होती, उस पर जो एक वो इर्रेगुलर सरफेस बनती है। ऐसे ही आपका जो इर्रेगुलर आपका कॉर्निया होता है, जो इर्रेगुलर स्टिग्मेटिज्म होता है, वो ऐसे ही कॉर्निया में होता है, जिसकी शेप पोटैटो की तरह होती है। पोटैटो कभी ऊपर होगा किसी जगह से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे जो पोटैटो पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी दाने बने हुए हैं ना पोटैटो पे, तो वो जो दाने बने हैं, जहाँ दाने बने होंगे वहाँ पे कर्वेचर कॉर्निया का ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे वो इर्रेगुलरिटी शो करेगा। जहाँ पे वो दाना नहीं बना, स्मूथ होगा, वहाँ पे पावर वो ठीक रहेगी। तो वो जो इर्रेगुलरिटी है ना, वो आप पोटैटो से या आलू से जो है वो भी एग्जांपल ले सकते हैं इर्रेगुलर स्टिग्मेटिज्म की। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, और ये नोट कर लें, ये आपके एमसीक्यूज में तो पूछ लेते हैं, आपके वाइवा में पूछ लेते हैं कि जी विद द रूल स्टिग्मेटिज्म किसको कहते हो। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो आपको कभी भी ये बताने में मुश्किल नहीं होगी कि जी विद द रूल स्टिग्मेटिज्म क्या होता है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले जरा बुकिश नॉलेज जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। बुक क्या कहती है? बुक आपकी कहती है कि अगर आपका जो वर्टिकल मेरिडियन है ये ज्यादा स्टीप हो तो आपका जो स्टिग्मेटिज्म होगा वो कौन सा होगा? वो विद द रूल स्टिग्मेटिज्म होगा। कौन सा स्टिग्मेटिज्म होगा? विद द रूल स्टिग्मेटिज्म होगा। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना विद द रूल, यहाँ पे रूल कौन सा है, किस रूल की बात हो रही है? यहाँ पे इस रूल की बात हो रही है कि आपकी जो आईलिड है, आपकी जो आईलिड है, यहाँ पे रूल जो है ना ये नेचर का है, ये आपकी कुदरत का रूल है। इसको जरा समझ लो, फिर और अच्छे तरीके से आपको स्टिग्मेटिज्म समझ आ जाएगा। रूल क्या मतलब है? यहाँ पे नेचर ने ये रूल बनाया कि हमारी आईलिड्स की जो शेप है ना, इस शेप की वजह से ऑलवेज, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ, मेरा जो अपर कॉर्निया है उसका कुछ पोर्शन मेरे आईलिड के नीचे आता है। जब आईलिड के नीचे आता है तो मेरा जो वर्टिकल मेरिडियन है उस पे ऑलवेज कॉर्निया पे प्रेशर पड़ता है।
कॉर्निया पे प्रेशर पड़ने की वजह से मेरा जो कॉर्निया है वो ऐसे था, कॉर्निया जब प्रेशर पड़ता है तो कॉर्निया थोड़ा बेंड करता है, जब बेंड करता है तो वर्टिकल मेरिडियन जो है वो ज़्यादा स्टीप हो जाता है। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मेरे आई लिड्स की प्रेशर की वजह से मेरा जो कॉर्निया का वर्टिकल मेरिडियन है, जब वो वर्टिकल मेरिडियन पे प्रेशर पड़ता है, जो कॉर्निया ऐसे था वो थोड़ा स्टीप हो जाता है। जब वो स्टीप होता है तो इस वजह से 90 वाला जो एंगल है उसमें जो पावर है वो ज़्यादा होती है, उसमें पावर ज़्यादा होती है, उसमें पावर ज़्यादा होती है। अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई कि जब पावर ज़्यादा होगी एक मेरिडियन, कौन से मेरिडियन, वर्टिकल मेरिडियन में जब पावर ज़्यादा होगी तो उसको हम कहेंगे विद द रूल स्टिग्मेटिज्म। विद द रूल स्टिग्मेटिज्म जो कि नेचर ने बनाया है कि आपके वर्टिकल मेरिडियन में पावर ज़्यादा होनी चाहिए, ये एक नॉर्मल एक आपका फिनोमिना है। लेकिन आपका जो अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म है, इसका जो आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है इसमें पावर ज़्यादा होती है। इसमें पावर ज़्यादा कैसे हो सकती है कि अगर आपकी जो लिड है वो वर्टिकल पे प्रेशर नहीं डालेगी। वर्टिकल लिड प्रेशर कब नहीं डालेगी? ओल्ड एज में नहीं डालेगी, जब जो लिड है इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, इसका जो प्रेशर है, जो आंख बंद करने की ताकत है वो लूज होती जाएगी। ओल्ड एज में आपको पता है रिंकल्स की वजह से आपकी आईलिड का वो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता। जब प्रेशर मेंटेन नहीं होता तो जो वर्टिकल मेरिडियन है उसकी पावर कम हो जाती है। जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, जो आपका 180 डिग्री वाला मेरिडियन है, उसकी पावर ज़्यादा हो जाती है। ये अगेंस्ट द रूल है। नेचर ने क्या किया था? नेचर ने प्रेशर आईलिड का किस पे डाला था? नेचर ने आईलिड का प्रेशर डाला था आपके वर्टिकल मेरिडियन पे। जब वर्टिकल मेरिडियन पे प्रेशर डाला तो पावर ज़्यादा कहाँ पे भी हुई? वर्टिकल मेरिडियन पे। लेकिन विद अगेंस्ट द रूल क्या है कि नेचर जो आपकी है उसके आप खिलाफ जा रहे हो। आप किसके खिलाफ जा रहे हो? नेचर के खिलाफ। रूल क्या था? नेचर ने जो बनाया कि वर्टिकल में पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अब जो अगेंस्ट द रूल है वो ये है कि जी हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। नेचर के अगेंस्ट क्या है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है उसमें पावर जो है वो ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं जी, वो वक्ती तौर पे तो बहुत याद रखते हैं कि जी वर्टिकल मेरिडियन क्या था, हॉरिजॉन्टल क्या था, लेकिन टाइम के साथ या आप ना पढ़ो तो आप इस चीज़ को भूल जाते हो कि जी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, या वाइवा में कोई पूछ ले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपका माइनस का सिलेंडर, अगर आपका माइनस का सिलेंडर 180 डिग्री पे लगेगा ना तो वो आपका स्टिग्मेटिज्म जो होगा वो विद द रूल स्टिग्मेटिज्म होगा, वो विद द रूल स्टिग्मेटिज्म होगा। यहाँ पे एक और बात सुनते जाएं, विद द रूल स्टिग्मेटिज्म जो मोस्टली होता है वो बच्चों में होता है। अगेंस्ट द रूल जो स्टिग्मेटिज्म होता है वो मोस्टली ओल्ड एज में होता है या आफ्टर फेको सर्जरी होता है, क्योंकि आफ्टर फेको सर्जरी होने से भी आपके जो मेरिडियंस है उसमें जो उनकी कॉर्निया की जो इलास्टिसिटी या कॉर्निया की जो इंटेग्रिटी होती है वो लूज हो जाती है। सो इस वजह से अगेंस्ट द रूल ओल्ड एज में मोस्टली देखा जाता है। बच्चों में मोस्टली आप जो देखते हो वो अगेंस्ट द रूल नहीं देखते, वो कौन सा देखते हो? वो विद द रूल, क्योंकि आईलिड का प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैंने बात की, आप अगर एक चीज़ याद रख लो कि जो माइनस का सिलेंडर है वो 180 डिग्री पे लगेगा, 180 डिग्री एक्सिस उसके होंगे, तो वो कौन सा आपका स्टिग्मेटिज्म कहलाएगा? विद द रूल। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आपने ये देखना है कि आपका जो पावर है सिलेंडर की वो 90 डिग्री अपार्ट होती है। यहाँ पे आपको ये सिलेंडर -3 का एक सिलेंडर नज़र आ रहा है, इसके एक्सिस जो हैं वो यहाँ पे मार्क हुए हैं। अगर मैंने बात क्या की है? मैंने बात की है कि अगर इस लेंस को मैं 180 डिग्री पे रखूँगा तो 180 डिग्री पे रखने की वजह से इसको आप कहोगे विद द रूल स्टिग्मेटिज्म। अब जब विद द रूल स्टिग्मेटिज्म में एक्सिस तो 180 रख रहा हूँ, लेकिन जो इसकी पावर है वो कहाँ पे है? इसकी जो पावर है वो इसकी पावर है 90 डिग्री पे। ये देखिए, अगर इसको मैं वर्टिकली मूव कर रहा हूँ, जो पीछे आपको वो येलो टारगेट मैं इसमें ला रहा हूँ तो वो आपको मूव होता नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही इसको मैं इसके एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूँ तो आपका जो पीछे टारगेट है वो मूव नहीं हो रहा। इट मीन्स जहाँ पे एक्सिस मार्क हुए हुए हैं वहाँ पे लेंस में कोई भी पावर नहीं है। लेंस की पावर कहाँ पे? 90 अपार्ट। यानी कि अगर एक्सिस जो है वो मैं रखूँ 180 तो पावर कहाँ पे जाएगी? पावर जाएगी 90 डिग्री पे। हमने पढ़ा जो हमारा वर्टिकल मेरिडियन है इसमें पावर ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा स्टीप हो जाता है। जब वो ज़्यादा स्टीप हो जाता है तो वो लाइट रे को पहले फोकस करता है, इसीलिए हम लेंस कौन सा लगा रहे हैं? हम माइनस का लेंस लगा रहे हैं, उस पावर को कम कर रहे हैं ताकि पेशेंट को ठीक नजर आए। सो अगर मैं सिलेंडर जो है वो माइनस का सिलेंडर 180 डिग्री पे रखूं तो वो कौन सा स्टिग्मेटिज्म होगा? वो आपका विद द रूल स्टिग्मेटिज्म होगा। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली भी ये चीज़ आपको परफॉर्म करके दिखाई है कि ये देखें एक्सिस इसके यहाँ पे 180 डिग्री है, लेकिन इसको मैंने
जो पावर है वो ऐसे अगर मूव करूँ तो वो जो पीछे आपका टारगेट है वो देखें वो आपको मूव होता नजर आएगा, लेकिन जैसे ही एक्सिस के अलोंग मैं मूव कर रहा हूँ वो टारगेट मूव नहीं हो रहा। ये हमने प्रैक्टिकली ये चीज़ सीख ली कि हमारा जो है एस्टिग्मेटिज्म, अगर माइनस का सिलेंडर हम 180 पे रखते हैं तो पावर कहाँ जाती है, पावर जाती है 90 डिग्री पे, पावर जाती है 90 डिग्री पे। माइनस का सिलेंडर 180 डिग्री पे लगे तो वो कौन सा एस्टिग्मेटिज्म है, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। इसका मतलब ये है कि अगर प्लस का सिलेंडर भी 90 डिग्री पे लग रहा है तो पावर जा रही है 180 पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में पावर कम है, इसीलिए आप जो एक्सिस उसके रख रहे हो वो 90 डिग्री। अभी हमने प्रैक्टिकली ये चीज सीखी है कि सिलेंडर जो होता है उसके एक्सिस से 90 अपार्ट पावर होती है। सो आपने दो चीजें याद रखनी है, अगर आपका सिलेंडर जो है वो माइनस का सिलेंडर 180 डिग्री पे या प्लस का सिलेंडर 90 डिग्री पे लग रहा है तो ये आपका एस्टिग्मेटिज्म कौन सा होगा, विद द रूल। इस चीज को नोट डाउन कर लो, वाइवा में कभी मुश्किल नहीं होगी, किसी एमसीक्यूज में मुश्किल नहीं होगी, पेशेंट को चेक करते मुश्किल नहीं होगी। आप ऑटोएफ की स्लिप देखते हो, आप अगर एक्सिस 180 है तो आपको फौरी पता चल गया इसकी जो एस्टिग्मेटिज्म की टाइप है वो कौन सी है, वो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म है। अब अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, आपका अगर प्लस का सिलेंडर जो है वो 180 पे लगे, अगर आपका जो प्लस का सिलेंडर है वो 180 पे लगे, या फिर आपका माइनस का जो सिलेंडर है वो आप 90 डिग्री पे लगाते हो, जब 90 डिग्री पे रखोगे तो पावर कहाँ जाएगी, पावर 180 पे जाएगी। लेकिन आपका यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, जब उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी तो इसको आप अगेंस्ट द रूल कहोगे और ये नेचर के खिलाफ है। लास्ट में लिखा हुआ है जी ओब्लीक एस्टिग्मेटिज्म। ओब्लीक एस्टिग्मेटिज्म बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है। वो अगर आप एक्सिस 45 हो, 135 हो, 40 हो, दोनों में डिफरेंस 90 का होना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखें। ओब्लीक कोई भी इस पोजीशन में हो या फिर यहाँ पे एक्सिस आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि ओब्लीक हो कि भाई उसका जो एंगल है वो ओब्लीक शेप में हो, दिस इज कॉल्ड ओब्लीक एस्टिग्मेटिज्म। विद द रूल और अगेंस्ट द रूल मुझे यहाँ पे ये समझ आ गई। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टिप लेते जाओ, रिफ्रैक्शन की मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक आपने रिफ्रैक्शन की एक पेशेंट की विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म में, उसको जो सिलेंडर आ रहा था वो -1 डायोप्टर का आ रहा था। कितना आ रहा था, वो आ रहा था -1 डायोप्टर। अगर मैंने उसकी रिफ्रैक्शन की और रिफ्रैक्शन करते हुए मैंने उसको -1 सिलेंडर आ रहा था और मैंने -1 ही उठा के दे दिया, -1 सिलेंडर आ रहा था और -1 ही मैंने विद द रूल में उठा के दे दिया, तो जो पेशेंट होगा उसको इतनी मुश्किल नहीं होगी, वो टॉलरेट कर जाएगा। सिलेंडर समहाउ मुश्किल होता है टॉलरेट करना, लेकिन उसको इतनी मुश्किल नहीं होगी एज कम्पेयर टू अगेंस्ट द रूल। अगर अगेंस्ट द रूल में -1 का सिलेंडर आ रहा है और आपने -1 ही उठा के दे दिया तो पेशेंट आएगा और आपको आके एनक आपके मत्थे मार के जाएगा और कहेगा मेरे साथ क्या कर दिया। अगेंस्ट द रूल में जो आप सिलेंडर देते हो उसकी टॉलरेंस बहुत कम होती है। अगर आपके पेशेंट को -1 का एरर आ रहा है और आप देख रहे हो जी उसकी विजन 6/6 -1 से हो रही है, तो आप कभी भी उसको -1 का सिलेंडर ना दीजिएगा अगेंस्ट द रूल में, क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है और नेचर के खिलाफ जब भी जाओगे तो मुश्किल आपको होगी। आपने अगर -1 आ रहा है, आप बहुत भी दो उसको तो 0.75 तक, या मेरी आपको सजेशन ये है कि उसको -0.5 तक आपने सिलेंडर देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना अगेंस्ट द रूल में। अब अगेंस्ट द रूल में मैंने आपको ये बात बता दी कि जी अगेंस्ट द रूल, पहले ये समझना ज़रूरी था कि अगेंस्ट द रूल होता क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया कि अगर प्लस का सिलेंडर जो है वो 180 पे या माइनस का सिलेंडर 90 डिग्री पे लगे, माइनस का सिलेंडर जब 90 डिग्री पे लगा है इट मीन्स पावर कहाँ पे ज़्यादा है, आपके जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में पावर ज़्यादा है, इसी वजह से माइनस का सिलेंडर हम 90 पे लगा रहे हैं। एक्सिस 90 है लेकिन पावर कहाँ जा रही है, पावर जा रही है 180 वाले मेरिडियन पे। सो अब जब 180 वाले मेरिडियन पे जा रही है तो इस चीज़ से मुझे पता चला ये अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म है। अगेंस्ट द रूल में रिफ्रैक्शन करते हुए सिलेंडर आप कभी भी मैक्सिमम नहीं देंगे और कभी भी ओवर करेक्ट नहीं करेंगे। अगेंस्ट विद द रूल में अगर आपने पूरा सिलेंडर भी उठा के दे दिया, जो आपकी रिफ्रैक्शन आ रही है या थोड़ा ओवर करेक्ट भी कर दिया तो पेशेंट टॉलरेट कर जाएगा, लेकिन अगेंस्ट द रूल में कभी टॉलरेट नहीं कर पाता। अब जो एस्टिग्मेटिज्म की हम नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं वो है इसके फोकस की बेस पे। किस चीज़ पे, फोकस की बेस पे। पहले हमने मेरिडियन की बेस पे पढ़ा, फिर हमने इसके एक्सिस के बेस पे पढ़ा, अब हम फोकस की बेस पे पढ़ने जा रहे हैं। आपके 3 टाइप के एस्टिग्मेटिज्म हो सकते हैं जी फोकस की बेस पे। सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। सिंपल में आपका सिंपल होगा, सिंपल हाइपरोपिक होगा, सिंपल मायोपिक हो सकता है। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब है सिंपल में जो लाइट रेज होंगी, एक लाइट रे आपके आके रेटिना पे फोकस कर रही है, एक लाइट रे आपके या इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस करेगी या बिहाइंड द रेटिना। अगर बिहाइंड द रेटिना फोकस करेगी तो वो होगा आपका सिंपल हाइपरोपिक।
अगर इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस करेगी तो वो आपका होगा सिंपल मायोपिक। कौन सा होगा? सिंपल मायोपिक। हमें इस चीज़ का तो मायोपिया हमें, मैं मान के चल रहा हूँ आपको दूसरे रिफ्रैक्टिव एरर का यहाँ पे पता है, तो आप ये लेक्चर देख रहे हैं। सो मायोपिया में इन फ्रंट ऑफ होता है, तो अगर इन फ्रंट ऑफ होगे तो इसको आप कहोगे सिंपल मायोपिक कह दोगे। इन बिहाइंड द होगा तो इसको आप कहोगे सिंपल हाइपरोपिक। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म। अब कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड में जो लाइट रेज होंगी यहाँ तो आपके इन फ्रंट ऑफ रेटिना दोनों ही लाइट रेज फोकस करेंगी, या आपके बिहाइंड द रेटिना फोकस करेंगी। अगर बिहाइंड द रेटिना फोकस करेंगी तो उसको आप कहोगे कि ये है जी कंपाउंड हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म, और अगर इन फ्रंट ऑफ करेंगी तो इसको आप कहोगे कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, इस चीज़ का हमें समझ आ गया। अब मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? मिक्स्ड में आपका जो लाइट है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना भी फोकस करेंगी, बिहाइंड द रेटिना भी जब फोकस करेंगी, तो इसको आप कहोगे मिक्स्ड टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लूँ कंपाउंड की, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ जी -1 के साथ है मेरे पास -3 का सिलेंडर, -3 का सिलेंडर, और एक्सिस में मान के चलता हूँ जी 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब -1 का सिलेंडर है, -1 का स्फेयर है, -3 का सिलेंडर और 180 डिग्री। अब ये कौन सी टाइप का एस्टिग्मेटिज्म बना? ये कौन सी टाइप का, यहाँ पे फोकस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कौन सी टाइप का एस्टिग्मेटिज्म बना? फोकस के हिसाब से ये आपका बना कि दोनों रेज जो है इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस कर रही हैं, तो ये आपका बनेगा कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। कौन सा बनेगा? कंपाउंड मायोपिक। ये बनेगा कंपाउंड मायोपिक। अगर यहाँ पे होता +1 के साथ +2 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 90 डिग्री, तो ये आपका कौन सा बनना था? ये कंपाउंड हाइपरोपिक बनना था। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ जी -1 के साथ यहाँ पे आ रहा है +3 का सिलेंडर, +3 का सिलेंडर आ रहा है 90 डिग्री पे। अब ये जो लाइट रे फोकस हो रही है यहाँ पे हो रही है, ये वाली जो फोकस हो रही है ये पीछे हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंट साइन आ रहे हैं। जब डिफरेंट साइन आ रहे होंगे तो ये आपका मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म होगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको दे देता हूँ। अगर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं जी ये कौन सी टाइप का एस्टिग्मेटिज्म है, आप फोकस के हिसाब से तो आपको नहीं पता चलता, तो आप ये चीज़ याद रखें, अगर दोनों साइन सेम हो, अगर दोनों साइन माइनस के हों तो कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म है, दोनों साइन प्लस के हों तो जो आपका एस्टिग्मेटिज्म है वो आपका कंपाउंड है। यानी कि अगर साइन सेम होंगे तो आपका जो एस्टिग्मेटिज्म होगा वो कंपाउंड होगा, लेकिन अगर साइन डिफरेंट होंगे, अगर साइन डिफरेंट होंगे तो वो आपका मिक्स टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म होगा। इस चीज़ को आपने यहाँ पे याद रखना है। आपके लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मुझे आपने बताना है कि फोकस के हिसाब से वो कौन सी टाइप का एस्टिग्मेटिज्म है, और आपने मेरिडियन के हिसाब से भी मुझे बताना है। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, वो मुझे आपने नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लाजमी देना है और मुझे बताना है कि वो कौन सी टाइप का एस्टिग्मेटिज्म है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है, +3 के साथ -1.5 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 180 डिग्री, एट द एक्सिस ऑफ 180 डिग्री। आपने मुझे बताना है दो इसके मुझे आंसर आपने देने हैं। एक मुझे आपने देना है फोकस के हिसाब से, और दूसरा मुझे आपने एक्सिस के हिसाब से बताना है कि ये कौन सी टाइप का एस्टिग्मेटिज्म है। एक्सिस के हवाले से मुझे बताना है ये कौन सा एस्टिग्मेटिज्म बन रहा है, और मुझे आपने बताना है फोकस के हवाले से, फोकस कहाँ देखेंगे आप, फोकस इसकी वैल्यू से देखेंगे। आप इन दोनों का मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको पता चला है कि ये कौन सी टाइप का एस्टिग्मेटिज्म है या कौन सी टाइप का नहीं। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, इट मीन्स आप किसी भी एमसीक्यूज में आपको मुश्किल नहीं होगी, किसी वाइवा में मुश्किल नहीं होगी, आपके लिए ये बिल्कुल ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं कि जी जो आपका पेशेंट आएगा वो साइन सिम्टम्स क्या बताएगा, आप उसको करेक्ट कैसे करोगे, और एज के लिहाज से आपने एस्टिग्मेटिज्म में कितना सिलेंडर देना है, कितना सिलेंड्रिकल पावर अपने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। इस चीज़ को हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये है एस्टिग्मेटिज्म में जो पेशेंट आपको आके सिम्टम्स बताता है, वो इसके जो सिम्टम्स हैं वो बाकी रिफ्रैक्टिव एरर से बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी रिफ्रैक्टिव एरर से बिल्कुल डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको पेशेंट कंप्लेन करता है डिस्टॉर्टेड विजन की। बाकी और किसी भी रिफ्रैक्टिव एरर में आपको, मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में आपको बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेगा डिस्टॉर्टेड विजन की। जैसे ही पेशेंट आके आपको कहे कि मेरी नज़र जो है वो मुझे ठीक, किस तरह का ठीक नज़र नहीं आता, अगर इसको हम डिस्टॉर्टेड का मतलब समझें तो डिस्टॉर्टेड का मतलब है बिखरी हुई नज़र या बिगड़ी हुई नज़र। बिखरी हुई का मतलब कि चीज़ें इधर उधर नज़र आना,
कि मीन्स मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इस चीज़ का, फॉर एग्जांपल मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कैमरे के साथ कोई शेडो भी है, या कैमरा टेढ़ा मेढ़ा जो नज़र आ रहा है ना, डिस्टॉर्टेड नज़र आ रहा है, बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इसको आप डिस्टॉर्टेड विजन कहते हो। दूसरा, जब आप इस पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी रिकॉर्ड करोगे तो उसको लेटर जो है उसमें कंफ्यूजन हो रही होगी पढ़ने की। फॉर एग्जांपल वो सी जो है इसको ओ पढ़ेगा, डी जो है इसको ओ या डी पढ़ेगा या सी पढ़ेगा। इट मीन्स उसको जो लेटर है वो कंफ्यूज कर रहे हैं, उसको पता नहीं चल रहा, क्योंकि उसमें आपका जो पेशेंट है ना, स्टिग्मेटिज्म वाला पेशेंट, उसमें आपको सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस लेक्चर में मैंने टच भी नहीं किया, मैंने उसको समझाया बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वो मैं टच करूंगा तो आपके लिए ये ईजी बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। वो एक उसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन में आपको बड़ी डिटेल में समझाऊंगा, और वो थ्योरी उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरेटिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो आज के लेक्चर में मैंने आपको कवर कर दी हैं। सो उसको लेटर कन्फ्यूजन होगी। दूसरा, उसको हेडिक, आपका जो ये पेशेंट है ना स्टिग्मेटिज्म वाला, इसको हेडिक रहती है कंटिन्यूसली हेडिक क्यों रहती है? उसकी वजह ये है कि इसके जो सिलरी मसल्स हैं वो और ब्रेन, ये हमेशा एक्शन में रहते हैं, एक्शन करते रहते हैं। जो आपका ब्रेन है वो इमेज को क्लियर करने की कोशिश करता रहता है। आपके जो सिलरी मसल्स हैं वो लाइट को एक जगह फोकस करवाने की, लेंस हमेशा अकोमोडेशन परफॉर्म करने की वजह से सिलरी मसल्स की आपस में और ब्रेन की जो कोऑर्डिनेशन आपस में फुलफिल ना होने की वजह से जो आपका ब्रेन है उसमें आपका जो सर है वो पेशेंट का दर्द करता रहता है। अब आपने जी नंबर कैसे देना है, हमने ईच एंड एवरीथिंग सीख ली, सब कुछ कर लिया, अब हमने पेशेंट में नंबर कैसे देना है। अब आपने ये याद रखनी है कि अगर एक बच्चा है पैदा हुआ है, वो उसमें 1 साल तक का जो बच्चा होगा उसमें 2 डायोप्टर तक का जो सिलेंडर है वो देखा गया और ये कॉमन है। आपने वो, अगर कोई बच्चा 1 साल से पहले का आ रहा है या 1 साल तक का आ रहा है तो 2 का सिलेंडर आपने उठा के उसको नहीं दे देना। इतने बच्चों में 2 का सिलेंडर होना नॉर्मल है। 6 साल बच्चा, अगर उसकी उम्र 6 साल तक है, 7 साल तक है, तो 1.25 डायोप्टर का भी सिलेंडर हो सकता है। तो ये जो पावर है ये इतनी हो सकती है, तो ये आपने उसको नंबर नहीं उठाना। इसीलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने कितना नंबर देना है और कितना नहीं देना। आप स्टिग्मेटिज्म को जो करेक्ट करते हो वो आप करेक्ट करते हो सिलेंड्रिकल लेंसेज से। कौन से लेंसेज से करेक्ट करते हो? सिलेंड्रिकल लेंसेज से करेक्ट करते हो। और जितना भी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, हम कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म पढ़ते आ रहे हैं, जो आपके लेंस की वजह से होगा। अगर लेंस में कर्वेचर का डिफरेंस है तो वो आपका लेंटिकुलर स्टिग्मेटिज्म कहलाएगा। कॉर्निया की वजह से होगा तो वो आपका कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म कहलाएगा। और 99% या आप कह लें 95% आपका कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म होता है। सो इन्फेंट्स की बात करते हैं जी, इनमें आप रिफ्रैक्शन कैसे करेंगे, इनमें आप नंबर कैसे देंगे सिलेंड्रिकल केस में, स्टिग्मेटिज्म के केस में। ये पॉइंट्स जो अभी बता रहा हूँ ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको किसी बुक में वो इस तरह नहीं आपको इजीली मिलेंगे। आपको ये मैं बहुत बुक्स पढ़ के और ये सारा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके आपको ये चीज़ें बताता हूँ। तो आप काइंडली इसको नोट डाउन करिएगा और अपनी प्रैक्टिस में लाजमी इसको शामिल करिएगा। इन्फेंट्स का मतलब है जी आपके एज 0 से लेकर 1 ईयर तक का बच्चा, 1 साल का जो बच्चा है इसको आप इन्फेंट कहते हो। अगर इसकी आप रिफ्रैक्शन करते हो और इसको आइसोमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। अब आइसोमेट्रोपिक का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल -1 एक आंख में है और दूसरी आंख में भी फिर -1 हो, दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रोपिक। आइसो मतलब सेम, मेट्रोपिक का मतलब होता है एरर, यानी कि दोनों आंखों में अगर सेम एरर हो तो इसको आप कहते हो आइसोमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। सो आपका एक बच्चा है जिसकी उम्र 0 से लेके 1 ईयर तक है, जिसको आप इन्फेंट कहते हो, उसमें अगर रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो 3 डायोप्टर तक, कितना, उसमें अगर 3 डायोप्टर तक आपका रिफ्रैक्टिव एरर हो तो आपने उसको एनक नहीं देनी। आपने उसको एनक नहीं देनी। आपने रिफ्रैक्शन की और उसका 3 डायोप्टर तक सिलेंडर नंबर आ रहा है तो आपने उसको एनक नहीं देनी। लेकिन अगर उसका नंबर जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है किसके, 3 डायोप्टर का, अगर इक्वल किसके होता है, अच्छा 3 लेस देन 3 डायोप्टर मींस कि भाई 3, आप ये भी मान के चल सकते हो 3 डायोप्टर तक का नंबर आपने नहीं देना। लेकिन 3 और 3 से जब बढ़ेगा नंबर तो फिर आपने उसको नंबर देना है। और कितना नंबर देना है, आपने 3/4 नंबर दे दो। फॉर एग्जांपल अगर उसको 3 आया नंबर तो आप उसको 1.75 तक दे दो या 2 तक सिलेंडर दे दो, तो इतना नंबर आप उसको दे सकते हो। आपने उसको पूरा नंबर कभी भी नहीं देना, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाता है जी आपका एन आइसोमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। एन आइसो का मतलब होता है कि दोनों आंखों में जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इस आंख में -1 का सिलेंडर है तो इस आंख में कम से कम -4 का सिलेंडर होगा। अगर दोनों आंखों में कम से कम 3 नंबर का डिफरेंस हो तो इसको आप एन आइसोमेट्रोपिया कहते हो, दोनों आंखों में जो डिफरेंस होता है। सो
इस कंडीशन में अगर एरर जो है वो आपका लेस देन 2.5 डायोप्टर हो तो आपने नंबर नहीं देना। अगर आपका एरर जो है वो इक्वल हो 2.5 डायोप्टर के या इससे ज़्यादा का हो तो आपने फिर भी नंबर नहीं देना, आपने उस केस को मॉनिटर करना है। आपने उस केस को मॉनिटर करना है। अगर आपके एक साल बाद का बच्चा आपको चेक करवाने आया तो फिर आपने दोबारा उसको 2 माह बाद 3 माह बाद आपने फॉलोअप दे के बुलाना है। अगर नंबर आ रहा हो तो फिर आपने नंबर देना है, लेकिन आपने पहली दफ़ा ही नंबर नहीं दे देना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा समझ लें। अगर आपका एरर 2.5 डायोप्टर या 2.5 डायोप्टर्स जो है इससे बढ़ता है तो आपने उसको नंबर नहीं देना। किस केस में? एन आइसोमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म में। अब जो नेक्स्ट आपकी एज आती है वो आपकी आती है टोडलर्स की। 1 से लेकर 3 साल तक का अगर बच्चा आपके पास आ रहा है, उसकी आप रिफ्रैक्शन कर रहे हो तो उसको आपने नंबर कैसे देना है? 2 कंडीशन हो सकती हैं जी। कौन कौन सी हो सकती है? आइसोमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है उसकी आंख में, या उसकी आंख में हो सकता है एन आइसोमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। आइसो का मतलब सेम अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर होगा और इसका मतलब कि दोनों आंखों में कम से कम 3 नंबर का डिफरेंस होगा। आइसोमेट्रोपिक का क्या मतलब है? यहाँ पे आइसोमेट्रोपिक में आप किस तरह उसको नंबर दोगे? आइसोमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म अगर हो 1 साल के बच्चे को, 2 साल का, 2.5 साल का या 3 साल का बच्चा हो तो उसमें आपने उसको नंबर तब तक नहीं देना जब तक उसका नंबर 2.5 डायोप्टर से कम हो। अगर उसका सिलेंडर जो नंबर आ रहा है वो 2.5 डायोप्टर से कम है तो आपने नंबर नहीं देना। अगर उसका एरर जो है वो ग्रेटर है किससे? 2.5 डायोप्टर से या 2.5 डायोप्टर तक का है तो फिर आपको उसको एनक दोगे, और कितनी दोगे? अकॉर्डिंग टू द पेशेंट दोगे, और अकॉर्डिंग टू आप अपना वो 3/4 उसको रिड्यूस करके दे सकते हो, उसको हाफ भी रिड्यूस आप कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जी आपका एन आइसोमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। इसमें जब तक आपका एरर 2 डायोप्टर तक का हो यानी लेस देन 2 डायोप्टर तक का हो तब तक आपने नंबर नहीं देना। लेकिन अगर एक बच्चा है उसका एरर जो है वो 2 डायोप्टर या 2 डायोप्टर से ज्यादा का हो तो आपने जो उसको आपने नंबर देना है वो आपने फुल करेक्शन देनी है। लेकिन कब देनी है? जब उसको एम्ब्लायोपिया होगा। उसको एम्ब्लायोपिया यानी कि एक आंख में उसकी जो पूरी नज़र है वो नहीं बनी होगी। उसकी पूरी नज़र नहीं बनने की वजह से उसको आपने पूरा नंबर देना है ताकि उसी स्टेज पे उसका जो नंबर है वो बनने लग जाए। आपके एम्ब्लायोपिया के जो टाइप्स, आपने अगर एम्ब्लायोपिया पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं तो इसका भी आगे जो लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एम्ब्लायोपिया भी क्लियर हो जाएगा। बस अभी यहाँ पे ये याद रखें, एम्ब्लायोपिया जो है वो लेजी आई को कहते हैं कि आंख में नंबर की कमी की वजह से या आपके मेरिडियन जो है उसमें नंबर की कमी की वजह से मायोपिया के में हो सकता है, या आपका प्लस में ज़्यादा होता है एम्ब्लायोपिया। जब तक आंख जो है वो प्रॉपर उसको नंबर नहीं मिला, यानी कि इसमें एनक का नंबर और मैं एनक नहीं लगा रहा, तो वो आंख जो है अपनी विजन प्रॉपर नहीं बना पाती, उसमें ईमेट्रोपाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। इस वजह से उस आंख की विजन हमेशा ब्लर रहती है, उसको आप लेजी आई कहते हो, उसी को आप नाम देते हो एम्ब्लायोपिया का। यहाँ पे बात मैंने की कि अगर एरर जो है वो 2 डायोप्टर का हो या इससे ज़्यादा का हो तो आप फुल करेक्शन दोगे अगर एम्ब्लायोपिया होगा, और अगर एम्ब्लायोपिया नहीं है तो आप उसको हाफ करेक्शन दोगे। अगर उसको फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि उसको 2 डायोप्टर का नंबर आ गया जी उसकी आंख में, लेकिन एम्ब्लायोपिया प्रेजेंट नहीं है तो मैं उसको 1 का नंबर दे दूंगा, 1 डायोप्टर का दे दूँ, 1.25 का दे दूँ। लेकिन अगर उसको एम्ब्लायोपिया प्रेजेंट होगा तो मैं उसको 2 डायोप्टर पूरा उठा के दूंगा ताकि उसका जो एम्ब्लायोपिया वो ट्रीट हो सके। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एज आती है वो आपकी आती है प्री स्कूलर। अब प्री स्कूलर कौन से होते हैं? प्री स्कूलर 3 से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं इनको आप प्री स्कूलर कहते हो। इसमें जो आपका नंबर होगा अगर लेस देन 1.5 डायोप्टर है तो आपको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये नोट कर लें, आप ये नोट कर लें। अगर नोट कर लिए तो कभी रिफ्रैक्शन एस्टिग्मेटिज्म के पेशेंट में करने में मुश्किल नहीं होगी। लेस देन 1.5 डायोप्टर आपका जो नंबर है, अगर इतना नंबर एस्टिग्मेटिज्म हो किन के बच्चों में 3 से लेकर 6 साल के बच्चे की उम्र तक का हो तो आपने ये नंबर नहीं देना। लेकिन अगर ये नंबर आपका 1.5 डायोप्टर या इससे ज़्यादा का हो तो फिर आपने नंबर देना है, और अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, और या 2/3 आप उसको रिड्यूस कर दें या हाफ रिड्यूस कर दें, वो ऑन द सिचुएशन ऑफ चाइल्ड भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी एन आइसोमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म प्री स्कूलर में। अब इसमें केस में आप करेंगे कि अगर आपका एरर जो है वो लेस देन 1.5 डायोप्टर है तो आपने नंबर नहीं देना। लेकिन अगर जो नंबर है वो 1.5 डायोप्टर या इससे ज़्यादा का हो तो आपने फिर उसको फुल करेक्शन देनी है एम्ब्लायोपिया में, और हाफ करेक्शन देनी है अगर एम्ब्लायोपिया नहीं होगा। जैसे हमने पिछला केस डिस्कस किया था सेम इसी केस में भी आप यही करेंगे
कि अगर 1.5 या इससे ज़्यादा का हो तो आप उसको करेक्शन फुल दोगे एम्ब्लायोपिया में, और हाफ दोगे जब एम्ब्लायोपिया प्रेजेंट नहीं होगा। लास्ट में जो आपकी स्टेज बचती है वो है स्कूलर्स। स्कूलर्स आप किसको कहते हो? जो बच्चे 6 साल से ऊपर के होंगे उनकी आप रिफ्रैक्शन कैसे करोगे? उनकी रिफ्रैक्शन आपके पास अगर वो आते हैं, उनमें अगर आपका केस है आइसोमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म का, तो आपने अगर 0.75 डायोप्टर से कम का नंबर हो तो आपने उसको नंबर नहीं देना। 0.75 तक का भी हो तो आपने नहीं देना। लेकिन अगर आपका जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0.75 डायोप्टर हो तो आपने उसको नंबर देना है। और फॉर एग्जांपल अगर उसका 1.5 नंबर आ रहा है तो आप रिड्यूस करके 1 दे दो, उसको 1.25 दे दो, 0.75 दे दो, उसके विजन के अकॉर्डिंग भी देख लेना, क्योंकि जो स्कूलर बच्चा है वो ABCB पढ़ लेता है। आपका नेक्स्ट आता है एन आइसोमेट्रोपिक स्टिग्मेटिज्म। एन आइसोमेट्रोपिक स्टिग्मेटिज्म जो है स्कूलर्स के केस में, अगर उनका नंबर 1.5 डायोप्टर तक का हो तो आपने उनको एन का नंबर नहीं देना। लेकिन अगर 1.5 डायोप्टर से ज़्यादा का हो तो आपने फुल नंबर देना है अगर एम्ब्लायोपिया प्रेजेंट हो तब। अगर एम्ब्लायोपिया प्रेजेंट नहीं है, एम्ब्लायोपिया एब्सेंट हो, तो आपने कम से कम हाफ नंबर उसको लाजमी देना है। आज के लेक्चर में स्टिग्मेटिज्म की हमने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस कर ली। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है स्टम्स कोनाइड का, ये हमने डिस्कस नहीं किया। इसको हम आने वाले जो लेक्चर है इसमें डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया और सिखाया। फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आपको लगता है आपके ऊपर से गुजर गया, तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। आप पूछेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लास्ट में हमेशा की तरह मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने इस प्लेटफॉर्म से सीख लिया, आपने ये नॉलेज अब अपने तक नहीं रखना, आपने खुद दूसरों को सिखा देना है। आपने अपने कोलीग्स को, अगर आप सीनियर हैं तो जूनियर्स को, टीचर हैं तो स्टूडेंट्स को, आपने नॉलेज हमेशा शेयर करते रहना है। वीडियो शेयर करने का मैं नहीं कह रहा और ना ही मुझे कोई इसकी ज़रूरत है, ना लेक्चर मेरा शेयर करें। बस मुझे ज़रूरत ये है कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अच्छा कॉन्सेप्ट गेन कर लिया, तो आपने ये कॉन्सेप्ट दूसरों को खुद सिखा देना है। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।